हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। एंड व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में क्या था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके दो न्यू ऑर्बिटल उतनी ही एनर्जी की, उतनी वैसी ही शेप की सेम ऑर्बिटल फॉर्म करती हैं, तो उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और उसी के हेल्प से हम बताते हैं कि उसमें वो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में होता है। तब बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में हम कैसे निकालें। तो उसके लिए दो मेथड हैं। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखा है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जेड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा वो जेड की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जेड की वैल्यू, इफ़ द जेड की वैल्यू इज़ 2, अगर जेड की वैल्यू आपकी 2 आती है तो हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 3 आती है तो sp2, एंड 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, एंड 6 के लिए sp3d2, एंड 7 के लिए sp3d3। तो ये आपको पता होना है कि अगर z की वैल्यू आपके पास 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि sp जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारी ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर, ठीक है। और अगर z की वैल्यू आपकी 3 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो डिपेंड करेगा z की वैल्यू पर ही। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ट्राइंगुलर प्लेनर, द ज्योमेट्री विल बी ट्राइंगुलर प्लेनर। इफ़ द z की वैल्यू क्या है? 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, देन sp3d के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल। अगर z की वैल्यू 6 आती है तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देन इफ द वैल्यू ऑफ z इज 7, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3, ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको z की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब आपके पास z की वैल्यू हो जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन भी पता लग जाएगा और उससे आप ज्योमेट्री बता सकते हैं। शेप नहीं, शेप के बारे में जब हम VSPR थ्योरी डिस्कस करेंगे तब हमारी शेप के बारे में उसे बताएंगे, लेकिन अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन से आप ज्योमेट्री बता सकते हैं अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, दो तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, हेल्पिंग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास है, तो आप जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। z की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आपके पास स्ट्रक्चर दिया हो किसी भी मॉलिक्यूल का तो आप उसमें सिग्मा बॉन्ड, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के लिए एक सिग्मा एक पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक सिग्मा दो पाई। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस लोन पेयर। सेंट्रल मेटल एटम वो एटम होता है जो जिसकी नंबर कम है या जो अमाउंट में कम है, ठीक है। सपोज NH3 है तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? अमाउंट में जिसका नंबर एटम कम है, यानी कि N, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम N होगा। तो उस पर कितने लोन पेयर हैं उसको ऐड करना है, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। एस इन, अगर आप पे क्वेश्चन आता है कि सल्फर की फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO3, यानी कि SO3 मॉलिक्यूल में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको बतानी है, तो आप पहले सल्फर का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। इफ़ द सल्फर का स्ट्रक्चर ये है तो आप इसमें क्या करेंगे? जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल मेटल है। अब सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे एक सल्फर है। अब देखिए पहले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो एक सिग्मा एंड एक पाई।
यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 एंड 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस सल्फर पर कोई लोन पेयर एटम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी हम एडिशन नहीं करेंगे। तो Z की वैल्यू कितनी आई हमारी 3। तो 3 के लिए आपको मैंने क्या बताया था, 2 के लिए आता है sp, एंड जब Z की वैल्यू 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, एंड sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो आप अगर Z की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें ज्योमेट्री कौन सी होगी और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन से आपकी पूछा जाए कि ऑक्सीजन इन H2, मतलब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है H2 मॉलिक्यूल में। स्ट्रक्चर विल भी आपको गिवन होता है इस तरीके से, 2 लोन पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो Z की वैल्यू, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करेंगे तो ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, और नंबर ऑफ 2, यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ये और एक ये लोन पेयर ये। तो Z की वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 2, तो 2 और 2 4, यानी कि Z की वैल्यू 4 है। अब Z की वैल्यू 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, एंड द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस तरीके से आप Z की वैल्यू से निकाल के हाइब्रिडाइजेशन एंड उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। ऐसे ही अनदर इज नाइट्रोजन इन NH3, यानी कि इसमें आपको नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इन द NH3 मॉलिक्यूल। द स्ट्रक्चर विल बी एन, ये आपको गिवन होता है स्ट्रक्चर, तब आपको बताना पड़ता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आप इसमें Z की वैल्यू कैसे करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3, प्लस अब इसमें लोन पेयर, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो 1 ऐड करेंगे, इक्वल्स टू 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे Z की वैल्यू 4 आई है। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, एंड इट इज ऑल्सो हैज अ ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसे ही आप सल्फर की इन SO4 2 नेगेटिव में भी बता सकते हैं। द स्ट्रक्चर विल बी SO डबल बॉन्ड O सिंगल O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर आपको गिवन होता है, Z की वैल्यू आपको निकालनी होती है। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा इन एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा इन एक पाई, और ये एक सिग्मा है और ये एक सिग्मा है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है सल्फर एटम पर, तो ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन विल भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमारा Z की वैल्यू 4 है तो sp3, एंड द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ऐसे ही फॉस्फोरस इन PCl5, अगर आपसे पूछा जाए फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन PCl5 मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो वैसे ही आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा PClCl इस तरीके से। तो आप इसमें Z की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 5, एंड विच हैज़ नो लोन पेयर, इस पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ज्योमेट्री Z की वैल्यू क्या रहेगी, कोई भी ऐड नहीं होगा यहाँ पे। 5 के लिए क्या बताया था sp3d, द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल, और ये आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है, ट्राइगोनल 3 ये जो है प्लेन में है और एक इसके ऊपर और एक नीचे, ये पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई, यानी कि 2 पिरामिड टाइप, बाई पिरामिडल। ऐसे ही आप सल्फर की इन H2S में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, सल्फर की H2S में आप कैसे निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर आपको दिया होगा सल्फर का इस तरीके से। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 2, Z की वैल्यू आप निकालेंगे, 2 है, सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, एक ये और एक ये, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन द सल्फर एटम, 2 + 2 और 2, Z की वैल्यू कितनी होगी 4, तो Z के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ऐसे ही सल्फर इन SF4 मॉलिक्यूल में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है इस तरीके से, SF4। तो आप किस तरीके से इसकी Z की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, एक ये 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो 4 और 1 5, यानी कि Z की वैल्यू 5 आएगी। 5 के लिए होता है sp3d, द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
तो इस तरीके से जब आपको स्ट्रक्चर दिया होता है तब आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस क्या उसमें ऐड करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, कि उसमें लोन पेयर कितने प्रेजेंट हैं सेंट्रल मेटल एटम पर, वो ऐड करके आप उसमें z की वैल्यू से क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री। शेप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, शेप के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑन द VSEPR थ्योरी। देन सेकेंड मेथड, ये तो आपका स्ट्रक्चरल मेथड था, जब आपको स्ट्रक्चर दिया हो तब आप कैसे निकालेंगे। जो दूसरा मेथड है वो है एक फॉर्मूला, एक शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं आप उसको। z की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर किसी मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है तब आप उसको ऐड करेंगे, नेगेटिव चार्ज माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हम माइनस करेंगे और कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करेंगे, एंड प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कोई उसके साथ मोनोवैलेंट एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसको भी आपने ऐड करना है। कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम उसमें है, सपोज एक मोनोवैलेंट है तो आप एक 1 ऐड करेंगे, अगर 2 है तो 2 ऐड करेंगे, 3 है तो 3 ऐड करेंगे। अब मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, की वैलेंसी 1, सपोज फॉर एग्जांपल H, F, Cl एंड Br, जो ऐसे आपके एटम होते हैं मोनोवैलेंट एटम इनको बोलते हैं। अगर ये हैं तो इनमें ऐड करते हैं जितने नंबर वो प्रेजेंट है, जितने नंबर में। तो ये फॉर्मूला होता है z निकालने का, एक शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, z = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करते हैं, एंड नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम को ऐड किया जाता है, प्लस लिखा है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द NH3 मॉलिक्यूल, की नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए किसमें, NH3 मॉलिक्यूल में। तो NH3, अब आप ज़रूरी नहीं है सबका स्ट्रक्चर आपको आता हो, ठीक है, तो इसीलिए ये एक मेथड है, फॉर्मूला वाला मेथड है, जिसमें आप सब चीज़ का जिसमें स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो इसमें z की वैल्यू के लिए यही फॉर्मूला आपने लगाना है 1/2। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल, अब इसमें सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, विच हैज़ अ लेसर अमाउंट, जो लेसर अमाउंट में होता है वो आपका सेंट्रल एटम ही होता है। अब नाइट्रोजन का आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 5। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो अगर होता तो हम उसको ऐड करते, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम स्किप करेंगे। देन द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है, तो जितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम होंगे हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, NH3 में 3 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, 5 और 3 8, 8/2, 8/2 इट मीन्स 4, 2 2 4, 2 4 8। z की वैल्यू 4 आई है। अब z की वैल्यू 4 के लिए आपको क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपको पता ही है कैसे होता है, इस तरीके से, क्योंकि इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। देन नेक्स्ट इज कार्बन। अगर आपको पूछा जाए कोई आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, Cl3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव में आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो z की वैल्यू के लिए कार्बन पर, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका देखें तो 2,4 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी के ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1/2 फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल एटम विल बी 4। अब इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, देखिए, ठीक है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं होता, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करते हैं, तो 4 + 2, ठीक है, 4 और +2 कितना हो जाएगा, 6, 6/2। द z की वैल्यू कितनी आई, 3, z की वैल्यू 3 के लिए द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड द ज्योमेट्री विल बी ट्राइंगुलर प्लेनर,
ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बनाना है हमें बताना है NO3 नेगेटिव में Z की वैल्यू 1/2। आसानी से आप बता सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन इज 5 एंड A किसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम ऐड करेंगे। इस पर ये ऑक्सीजन मोनोवैलेंट आइटम नहीं होता, स्किप करते हैं, तो 1/2 यानी कि 6/2 = 3, यानी कि यहाँ पर भी Z की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड द ज्योमेट्री विल बी ट्राइंगुलर प्लेनर। Another example is Xe in XeO2F2। इस मॉलिक्यूल में आपने जेनॉन की हाइब्रिडाइजेशन बताना है। Z की वैल्यू जेनॉन इज द नोबल गैसेस विच हैज़ द 8 इलेक्ट्रॉन ऑन द वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर होता नेगेटिव चार्ज तो उसको ऐड करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको माइनस करते हैं। मैं मोनोवैलेंट आइटम, इसमें ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता ना, फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट होता है। तो कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, तो हम 2 ऐड करेंगे। 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10, 10/2 इट मीन्स 5, यानी कि Z की वैल्यू आपकी 5 आई है। Z की वैल्यू 5 के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऐसे ही आप SiF4, यहाँ पे सिलिकॉन की बतानी है, सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन इन SiF4। Z की वैल्यू 1/2, Si कार्बन के नीचे होता है, तो कार्बन के जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने सिलिकॉन के भी होते हैं। तो सिलिकॉन हैज़ अ 4 प्लस मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं। फ्लोरीन हैज़ अ मोनोवैलेंट आइटम 4 और 4 इक्वल्स टू 4 और 4 8, 8/2। द Z की वैल्यू क्या आएगी, 4 के लिए क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इट मीन्स द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर हो तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द एडिशन ऑफ लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उससे निकालते हैं Z की वैल्यू, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है। लेकिन जब आपके पास स्ट्रक्चर ना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उससे आप हाइब्रिडाइजेशन एंड उसकी ज्योमेट्री दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम बेसिक पार्ट थ्योरी लेंगे। आई होप आपको समझ में आ, कुछ ना आया तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।